एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक्स फिजिक्स। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इस लेक्चर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आइए समझते हैं पहले इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है इट इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स डिस्टेंस। मतलब मेरे पास क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। ठीक है, मेरे पास एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। इसमें ध्यान से देखें तो दोनों ही के दोनों जो हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन इनका साइन कैसा है, अपोजिट है। और इनके बीच की दूरी है वो फिक्स्ड है, और उस दूरी को अपन ने बोल दिया कैप स्मॉल डी। इसी को क्या बोलेंगे अपन, डायपोल। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेचर में हमें डायपोल देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो बात करें नेचुरल अकरिंग डायपोल की, बात करें अगर नेचुरल अकरिंग डायपोल की, तो केमिस्ट्री में ऐसे कई कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कई ऐसे एटम होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा चाह होती है, राइट, दे वांट इलेक्ट्रॉन्स। तो उन इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे फ्लोरीन है अपने पास, क्या है अपने पास, फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन को अगर स्ट्रक्चर बनाए फ्लोरीन का, तो उसमें फ्लोरीन पे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल पे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्लोरीन कैसा कहलाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वहीं बात करें सोडियम, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जो इसकी इनर सेल होगी वो कैसा होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ऐसे कई कंपाउंड बनते हैं जिससे डायपोल बन जाता है। एक एग्जांपल अपन लेते हैं HF का, इसका नाम होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, अपने पास हाइड्रोजन एटम है, फ्लोरीन एटम है, और दोनों कैसे जुड़े होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड की खास बात ये होती है कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि देखिए, हाइड्रोजन जो एटम होता है उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसका डुएट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसका डुएट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन जो एटम होता है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी आउटर मोस्ट सेल में, और अगर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत चाहिए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रखता है बीच में। ठीक है, फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, और ये लोग शर्त बनते हैं कि हमें इन दोनों का इस्तेमाल, हम दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल दोनों लोग करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके अपना डुएट कंप्लीट कर लेगा, और फ्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों का भला हो जाएगा इससे। लेकिन परेशानी क्या होती है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज में या पूरे के पूरे पीरियडिक टेबल में जो सबसे बड़ा भिखमंगा होता है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की चाह रखता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल में, वो होता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इसको क्या कहता है, धोखा दे देता है। फ्लोरीन बोलता है, फ्लोरीन क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीच में रखे हुए थे, ये क्या करता है, अपनी ओर खिसका लेता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपनी ओर खिसका लेता है। क्यों, क्योंकि तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब होता क्या है कि ये हाइड्रोजन है आपका, ये फ्लोरीन है। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन जो रखे थे वो बीच में रखे हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर आ गया फ्लोरीन की तरफ। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब उससे हुआ क्या, जब ये सेंटर से खिसक के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आ गए तो फ्लोरीन के पास कैसा चार्ज आ गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। फ्लोरीन के पास कैसा आ गया, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया। और हाइड्रोजन के पास कैसा आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि पहले सेंटर में थे तो दोनों आराम से इस्तेमाल कर पा रहे थे। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां हो गए, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। जब फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे तो फ्लोरीन पे कैसा आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हाइड्रोजन पे कैसा आएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और इनके बीच की कुछ बॉन्ड लेंथ होती है जिसको अपन डी बोल देते हैं। तो ये क्या बन गया, डायपोल बन गया। ठीक है, ऐसे एक और कंपाउंड होता है हमारा पानी, दैट इज H2O। तो अगर हम H2O का स्ट्रक्चर बनाए तो ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन की इसके पास क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास भी क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। हाइड्रोजन के पास कितना आएगा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है,
डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होगा क्या, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन सेंटर पे थे, चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला लेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर खिसक जाएंगे, तो इसके पास कैसा आएगा, पार्शियली नेगेटिव, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम इन दो का रिजल्टेंट देखें तो वो इधर इधर आता है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आता है और ऑक्सीजन का रिजल्टेंट इधर आता है। ठीक है, तो चार्जेस कैसे है, इक्वल है बट कैसे है, अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, इनके बीच के कुछ डिस्टेंस डी होगी, तो कैसा कहलाएगा, नेचुरल अकरिंग डाइपोल। अब बात करते हैं कि अगर हम लैब में बनाना चाहें डाइपोल्स को तो कैसे बना सकते हैं। फिजिक्स लैब में अगर हमें डाइपोल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, जब मैंने पहला लेक्चर लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का चार्जेस के ऊपर, तो मैंने बताया था कि डाइपोल कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, अपने पास क्या है, 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर ये है और दूसरी स्फीयर ये है, दोनों को हमने टच करके रख दिया। ठीक है, और दोनों का जो स्टैंड है ये कैसा है, इंसुलेटिंग है, ये कैसा है, इंसुलेटिंग स्टैंड है इनका। ठीक है, ये कैसी, कंडक्टिंग स्फीयर। अपन ने क्या करा, ग्लास रॉड ली और ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर दिया। अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मैंने क्या किया, वो ग्लास रॉड को इन दोनों स्फीयर्स के पास लेके आया। ठीक है, अब क्या होगा, कंडक्टर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या फील करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो कहां आगे इकट्ठा हो जाएंगे, यहां पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैसा फील करेगा, फोर्स और रिपल्सन, तो कहां भागेगा, बिल्कुल किनारे पे, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप इसको आप हाथों से पकड़े रहिए, ये मेरे पास दोनों स्फीयर्स हैं, एक पे नेगेटिव आ चुका है, एक पे पॉजिटिव आ चुका है, अभी दोनों टच कर रखी है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको यहां रखते हुए इन दोनों को सेपरेट कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां रखे रहूंगा और इन दोनों को सेपरेट कर दूंगा। तो एक पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है अभी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस रॉड को हटा दूंगा। जब मैं इसको हटा दूंगा तो मेरे पास कैसा बन जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यही क्या बन जाएंगे, डाइपोल। अब सवाल आप ये पूछ सकते हो कि डाइपोल में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। यहां पे अपोजिट चार्जेस तो बना दिए, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि चार्जेस इक्वल है। तो इसका आंसर ऐसे देंगे कि भाई यहां पर हमने क्या किया है, जो हमारे ग्लास रॉड है इस पे जो चार्ज प्लस चार्ज है, इससे हमने क्या करा है, इंड्यूस कराया है चार्ज, इसको क्या कराया है, इंड्यूस कराया है। हमने चार्ज ट्रांसफर नहीं किया है। ट्रांसफर कैसे करते हैं, फ्रिक्शन के द्वारा। जब हम इस ग्लास रॉड को इस ग्लास स्फीयर पे टच करते तब जाके चार्ज ट्रांसफर होता। अभी हमने क्या किया, चार्ज इंड्यूस किया है। और आपको पता होना चाहिए चार्ज हमेशा पेयर में ही क्रिएट होता है और पेयर में ही डिस्ट्रॉय होता है। तो अगर हमने यहाँ पे कोई इनिशियली कोई चार्ज था नहीं और हमने कोई चार्ज अगर यहाँ इंड्यूस किया है, तो चार्ज कैसे इंड्यूस होगा, पेयर्स में। तो जितना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ डाइपोल। ठीक है, अब बात करते हैं कि डाइपोल की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए उसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अपन दिखाते हैं पी से। किससे दिखाते हैं, कैपिटल पी से। सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। पहले समझते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो जो P का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय देयर सेपरेशन, दैट इज Q मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन D। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज मल्टीप्लाई बाय देयर सेपरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो फिक्स होता है कि जो इलेक्ट्रिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी।
तो अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो हमेशा कैसे होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, दैट इज डायरेक्शन ऑफ पी। ठीक है, डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब देखिए यहां पर कई बार क्या होता है, ये डी को कई लोग ऐसे लिखते हैं, डी को लोग लिखते हैं 2a, है एक ही चीज लेकिन कई बुकों में वो 2a आपको लिख के देंगे, तो आपको जो फॉर्मूला बन जाएगा P दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2a। कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, मतलब असल में ये क्या किया इन्होंने, डिस्टेंस को 2a के बराबर ले लिया। अब ऐसा करते हैं क्यों है, ऐसा करने का कई रीजन होते हैं। जब हम इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डाइपोल पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो अपन को क्या समझना पड़ेगा कि इस 2a को आधा करना बहुत आसान है। मतलब इस 2a को ऐसे लिख सकते हो कि मान लो सेंटर है, तो सेंटर से ये है a है, तो ये a है, और कैलकुलेशन में आसान हो जाता है ये। लेकिन अगर d को आधा करेंगे तो d/2 और d/2 आएगा, फिर कैलकुलेशन में by2 का फैक्टर लेना पड़ेगा, इसलिए वो डिफिकल्ट पड़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए हम 2a कई बार ले लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। देखते हैं कि डाइपोल के लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाते हैं। तो मान लें कि मेरे पास यहाँ कोई डाइपोल है, एक मेरे पास यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, और साइन अपोजिट है, तो क्या होगा, डाइपोल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते समय मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा प्लस चार्ज को आप एयर ब्लोअर की तरह समझिए और नेगेटिव चार्ज को एयर सकर की तरह। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, हवा को यहाँ से छोड़ेगा और नेगेटिव चार्ज को हवा को अपने अंदर सक कर लेगा। चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जितनी हवा इस फ्लो करेगा उतनी हवा सक कर लेगा। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो यहाँ इस वाले के ऊपर क्या करेगा, इस तरफ से जो हवा निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी। ठीक है, और यहां जो हवा सक करेगा वो इसको इस तरह सक करेगा। ठीक है, यहां से जो हवा छोड़ेगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि पूरी की पूरी हवा सक कर लेगा। ठीक है, सिमिलरली कुछ ऐसे बनेगा, यहां पर, यहां भी ऐसे ऐसे और यहां भी ऐसे। ठीक है, और जो यहां पे बनेगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जैसे जाएंगी, ये वापस से घूम के यहां पर आएंगे। ठीक है, और यहां पे घूम के आएंगे तो वापस ऐसे जाके ऐसे लड़ेंगे, तो ऐसे यहां पे ऐसे बन जाएगा, ऐसे मिलेंगे तो यहां पर ऐसे जाके ऐसा मिल जाएगा। तो ये बनेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हाउ टू ड्रॉ दी पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ करते थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस हुआ करते थे जिन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो, बराबर हो। प्रॉपर्टीज क्या थी कि जो पोटेंशियल होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। तो आइए बनाते हैं। देखिए, अगर हम इस डाइपोल के बिल्कुल सेंटर में जाएं, बिल्कुल सेंटर पे, तो बिल्कुल अगर सेंटर पे एक पॉइंट आप कोई पी लेते हो, तो आप यहाँ पे देखिएगा पोटेंशियल जीरो आ रहा है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आता है, जीरो आता है। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, तो के प्लस क्यू अपॉन आर, के माइनस क्यू अपॉन आर, तो कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला सरफेस जो बनेगा, ये वाला सरफेस, ये कैसा होगा, एक क्यू पोटेंशियल होगा, जिसका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। ठीक है, और हर पॉइंट पे देखिएगा आप, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, इसके परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, सिमिलरली जब मैं प्लस के बिल्कुल पास चला जाऊंगा, तो बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, एक पॉइंट चार्ज के वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं उस कंसेंट्रिक स्फीयर बनते हैं। तो जब मैं बिल्कुल प्लस चार्ज के पास जाऊंगा, तो जो मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। जैसे ही मैं इससे दूर जाऊंगा, जैसे ही मैं इससे थोड़ा सा दूर जाऊंगा, तो ये कुछ इस तरह से बनने लग जाएंगे। कुछ इस तरह से। सिमिलरली नेगेटिव के लिए, तो दीज आर माई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इस तरह से हम डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। उसको बताने से पहले आपको मैं दो पॉइंट बताऊंगा कि देखिए, ये मेरे पास एक डाइपोल है जो कि प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मेरे पास 2a है। ठीक है, तो डाइपोल होगा।
अब देखिए डाइपोल से मिलाते हुए ये जो एक्सेस बनती है इसको बोलते हैं अपन एक्सेस। ठीक है, मतलब ये मेरा डाइपोल है और डाइपोल के अलोंग में जो लाइन बनाऊंगा उसे बोलूंगा मैं एक्सेस। ठीक है, और इस डाइपोल के सेंटर, या ऐसे बोलो इस डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, राइट, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस बाई लाइन को बोलूंगा मैं इक्यूटोरियल। इस लाइन को क्या बोलूंगा मैं? इक्यूटोरियल। असल में ये जो वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अभी तो बताया था ये कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इक्विटोरियल। तो ये वाली लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सिस, और इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल। तो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो दो पॉइंट पर निकालनी है। पहला हमें निकालनी है एक्सिस पर किसी पॉइंट पर, और फिर हमें निकालनी है इक्विटोरियल पे किसी पॉइंट पर। तो पहले अपन देखते हैं कि एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अपन अब देखते हैं कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसके एक्सिस पर और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर। पहले अपन निकालते हैं एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो अगेन अपने पास क्या है? एक डाइपोल है। अपने पास क्या है? एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a। ठीक है, ये क्या है? एक्सिस है, और ये क्या है? इक्वेटोरियल। मान लें कि मुझे कोई एक्सिस पर कोई मैंने पॉइंट P लिया, और ये जो सेंटर था डाइपोल के, इससे r डिस्टेंस पर था। ठीक है, और इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो बता दो, इस माइनस क्यू की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बता दो, और दोनों को वेक्टरली ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्लस क्यू की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? कुछ इस तरह से होगी, जिसका मैग्नीट्यूड E1 है। सिमिलरली माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड E2 है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखूंगा मैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा ई नेट बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। सबसे पहले मैं E1 वेक्टर लिखता हूं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लस क्यू लिखूं तो कैसे लिखूंगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो के है, चार्ज इसका प्लस क्यू है, और जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से दैट इज दिस डिस्टेंस। और ये अगर ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये देखिए, ये कैपिटल आर है। ठीक है, ये 2a है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये वाला पार्ट a होगा, ये वाला पार्ट भी a होगा। ये कैपिटल आर है, इतना इतना स्मॉल है, तो इतनी बची कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस ए। ठीक है, तो यहां रख देते हैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बात करते हैं E2 की, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। क्या हो जाएगा? K मल्टीप्लाई बाय चार्ज, चार्ज कितना है? माइनस क्यू, डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो देखें ये वाली डिस्टेंस R है, ये A है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R प्लस ए। तो R प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देते हैं वेक्टरली। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E एट पॉइंट P बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं? दोनों में से के क्यू कॉमन ले लेते हैं। अगर के क्यू कॉमन लेंगे तो यहां पर अपने पास क्या बचेगा? 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस ए और आर प्लस ए एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। ठीक है, इस ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें मतलब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, और ऊपर क्या आ जाएगा? 4ar। यहाँ लिखते हैं अपन दैट इज के क्यू 4ar डिवाइड बाय आर माइनस ए और आर प्लस ए कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए वो ये है कि जब भी हम डाइपोल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब भी हम डाइपोल के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं या पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं, तो हम एक चीज़ अज्यूम करके चलते हैं। वो अज्यूम्पशन ये होता है कि वी अज्यूम दैट जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो डिस्टेंस, सेंटर से वो डिस्टेंस ए से बहुत बड़ा होता है। मतलब सेंटर से जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वो डिस्टेंस ए से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये एजम्पशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आर ए से बहुत बड़ा है तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, अब अपन क्या करते हैं, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। नीचे से आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? के क्यू, ऊपर तो अपना 4 AR। नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लो तो देखिए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है तो R4 हो जाएगा ये चीज, R4, और यहाँ बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए अजम्पशन का यूज ये होगा कि चूंकि हमने बोला आर जो है इससे बहुत बड़ा है, ऐसा समझो कि ए जो है मान लीजिए मैंने कहा ये 0.1 है, तो आर कितनी है मेरे पास? 10⁴, कुछ इस तरह का है, 10⁵, मतलब बहुत बड़ा है लगभग। ठीक है, अगर इतना बड़ा है तो क्या मैं कह सकता हूं ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा, तो उसको डिवाइड करने पर और छोटा आएगा। तो इसको क्या कर दूं मैं? नेगलेक्ट कर दूं, 0 मान लूं। अगर मैं इसको जैसे ही 0 मानूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? के क्यू 4AR डिवाइड बाय R⁴। ठीक है, ध्यान से देखो तो एक आर से एक आर कट रहा है, ऊपर की आर से एक नीचे का आर कटेगा, क्यूब बचेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P जो कि एक्सेस पर है, दैट इज इक्वल टू के क्यू 4 टाइम्स ए डिवाइड बाय आर क्यूब। ठीक है, एक बात और नोट करोगे कि आपको इस फॉर्मूले में तो आप याद मत करो, एक और तरीके से अपन याद करेंगे। कैसे? इलेक्ट्रिक मोमेंट की तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में। मोमेंट क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। तो अगर मैं मोमेंट लिखूं यहाँ का P, दैट इज इक्वल टू चार्ज विच इज Q मल्टीप्लाई डिस्टेंस विच इज 2A। ठीक है, ये मोमेंट हो जाएगा। अच्छा, मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह, तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह, तो ये P की डायरेक्शन होगी मेरे पास। ठीक है, अब देखो इस 4 को लिखो 2 × 2। ठीक है, अच्छा 2A और Q को क्या लिख दूंगा मैं? मोमेंट P। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा मेरे पास? आंसर आ जाएगा 2KP अपॉन R⁵। और इस चीज को आपको याद कर लेना है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू 2KP अपॉन R⁵। और जहां P क्या दिखाता है? P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो मैग्नीट्यूड वाइज याद कर ली कि 2KP अपॉन R⁵। बताइए डायरेक्शन क्या होगा? तो एक समझदार बच्चा इसका आराम से आंसर दे देगा कि देखो K की डायरेक्शन कुछ होगी नहीं, R यहाँ पर मैग्नीट्यूड की टर्म में है, तो जो असल में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो P की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर P किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किस डायरेक्शन होगी? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया? अपन ने इसकी डायरेक्शन भी देख लिया और इसका मैग्नीट्यूड भी देख लिया। तो एक्सेस पे क्या होता है? 2KP अपॉन R⁵। वो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होती है? P के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में। अब बात करते हैं यही पॉइंट एक्सेस पे ना होकर किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर होता, और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। मान लें कि मेरे को कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? इक्वेटोरियल पे। तो मेरे पास फिर से मेरा डाइपोल है, दैट इज माई -Q दैट इज +Q। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2A। ठीक है, ये वाली जो एक्सेस, ये वाली पॉइंट लाइन होगी कैसी कहलाएगी? एक्सेस, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा कहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज माई इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल पे मैं कोई पॉइंट P ले लेता हूं जो कि इस सेंटर से कहां पर होगा? r दूरी पर। यहां से कितना होगा? r दूरी पर। ठीक है, और इस P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फिर से वही मैं दोनों को सेपरेटली देखूंगा और दोनों की वजह से ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं बात करूं माइनस की वजह से इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी? टुवर्ड्स माइनस। तो कैसे होंगी? कुछ इस डायरेक्शन में, दैट इज E1। ठीक है, और अगर मैं इस +Q की वजह से देखूं तो कैसे होंगी? अवे फ्रॉम इट। तो कैसे होंगी? अवे फ्रॉम इट, इस तरह से E2। ठीक है,
पहले मैं E1 लिख लेता हूं और फिर E2 लिख लेता हूं। तो लिखते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1 दैट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय चार्ज माइनस Q डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी? अच्छा बताओ ये कितना होगा? ये 2a है तो ये कितना हो जाएगा? a और ये a, तो ये r है ये a है तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, E2 लिखते हैं दैट इज इक्वल टू K Q अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अपन कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें सम चाहिए, कैसे करेंगे? इसके कंपोनेंट कर लेंगे और कंपोनेंट को जोड़ देंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं E1 बराबर E2 है? क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में साइन हट जाएगा, के क्यू और आर स्क्वायर सेम सेम। तो यहां से मेरे को पता चल गया मैग्नीट्यूड बाई E1 बराबर E2 है। ठीक है, तो क्या कर सकता हूं, इसको मैं कैपिटल E बोल देता हूं। तो यहां भी मैंने E बोल दिया, यहां भी मैंने E बोल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको मैंने एंगल थीटा बोल दिया। इसको एंगल थीटा बोलूंगा तो ध्यान से देखो ये इसके पैरेलल है, अल्टरनेटिव एंगल से ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो बाय ट्रायंगल ऑफ आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। पूछो कैसे? ये पैरेलल लाइन है, ये उसकी ट्रांसवर्स लाइन है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट कर लेते हैं इसके। यहां पर इसकी वजह से, रेड की वजह से अगर कंपोनेंट करें तो क्या आ जाएगा? इस वाले की तरफ आ जाएगा ई कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, ब्लू वाली की वजह से करते हैं, इस तरफ आ जाएगा ई कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा मेरे पास ई साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखने पर हमें समझ में आ जाएगा कि देखो भाई वर्टिकल डायरेक्शन में ये ऊपर ई कॉस थीटा है, यहाँ ई साइन थीटा है, यहाँ ई साइन थीटा नीचे है, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, यहां पर देखो ई कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2 ई कॉस थीटा। तो असल में इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2 ई कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो कि कहां पर है? इक्वेटोरियल पर है, उसकी वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स ई कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? K Q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? ये वाली ये डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट, अच्छा कॉस थीटा कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात है, कॉस थीटा क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस इसका ए है, हाइपोटेनियस ये है, तो बेस इसका ए है, हाइपोटेनियस है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 2KQA अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, फिर से हम लोग वही एजम्पशन लेंगे जो पहले लिया था, क्या कि भाई जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, मतलब r इज मच ग्रेटर देन a। क्या यूज करेंगे इसका? यहां से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा मेरे पास? 2KQA। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए आर स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो आर स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो आर आ जाएगा, लेकिन ऊपर क्यूब भी है तो क्यूब बाहर आएगा, दैट इज आर क्यूब 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर से अपन वही कंडीशन लगाएंगे, चूंकि आर ए से बहुत बड़ा है, इसका मतलब ए अपॉन आर किसको टेंड करेगा? 0 को। तो मेरे पास कितना आ गया? 2KQA अपॉन आर क्यूब। अगेन मुझे इसको किसके टर्म में लिखना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में। इलेक्ट्रिक मोमेंट क्या होता है? दैट इज चार्ज मल्टीप्लाई बाय द सेपरेशन। देखिए P क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। यहां पर मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में, तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन 2a। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? KP अपॉन आर क्यूब। तो ये कहां गई मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पे किसी पॉइंट P पर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसकी वैल्यू होती है KP अपॉन आर क्यूब। और आर क्यूब क्या होती है? आर क्या होती है? जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर से वो दूरी। ठीक है,
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, डायरेक्शन पता नहीं है। तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो P की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ये वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वेटोरियल पे वो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इन वेक्टर फॉर्म दैट इज इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या होगा, के पी अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगी इसलिए माइनस लगा दिया। तो ये भी हमें याद कर लेना है। अब देखते हैं इसी चीज के लिए अब की बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अब की बार इसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। देखते हैं कि भाई एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होगा और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होगा। पहले अपन एक्सिस पर देख लेते हैं। तो हमें निकालना है एक्सिस पर पोटेंशियल। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन का ध्यान देना नहीं होता है। तो अपने पास क्या है, फिर से माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है और इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। ठीक है, ये कैसी, ये कौन सी लाइन है, एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कहलाएगी, इक्वेटोरियल। ठीक है, अब फिर से हमें वही निकालना है, क्या निकालना है, एक्सिस पर कोई पॉइंट P लेंगे जो कि इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर होगा। इस पॉइंट P पर मुझे पोटेंशियल बताना है। कैसे करूंगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसके वजह से लिखूंगा और इसकी वजह से लिखूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, और डायरेक्शन का ध्यान देना नहीं है क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। तो पहले लिखते हैं अपन इसकी वजह से पोटेंशियल, दैट इज V ड्यू टू प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू K चार्ज अपॉन R। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, दैट इज कैपिटल R माइनस A, कैपिटल R माइनस A। अब लिखते हैं V ऑफ माइनस क्यू, इसकी वजह से लिखते हैं दैट इज इक्वल टू K माइनस क्यू। पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी में साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज R प्लस A। दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो V एट पॉइंट P बराबर V ड्यू टू प्लस क्यू प्लस V ड्यू टू माइनस क्यू एंड दैट इज इक्वल टू K क्यू अपॉन R माइनस A माइनस K क्यू अपॉन R प्लस A। के क्यू को कॉमन ले लो, के क्यू को कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। ठीक है, अब क्या लो, आर माइनस ए आर प्लस ए कैल्शियम ले लो, तो यहां से बचेगा मेरे पास आर माइनस ए आर प्लस ए। ये क्या जाएगा, आर माइनस आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए। ठीक है, आर से आर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 2a बचेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं दैट इज इक्वल टू K क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर से अपना अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन क्या है हमारे पास कि जिस डिस्टेंस पे मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं वो जो है ए से बहुत बड़ा है। ये अजम्पशन लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो आंसर आएगा K क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, K क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर। फिर से मैं इसको किसके टर्म में लिखूंगा, मोमेंट की डायरेक्शन में। मोमेंट क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। डायरेक्शन क्या होगी मोमेंट की, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहां देखो चार्ज मल्टीप्लाई सेपरेशन दैट इज Kp अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमें याद कर लेना है कि भाई एक्सिस पर किसी डाइपोल की वजह से जो मोमेंट होता है, जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू Kp अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि कल को मान लो मैंने कहा पोटेंशियल यहां मत निकालो, पोटेंशियल मुझे बताओ इस पॉइंट पर जो कि यहां से आर डिस्टेंस पर है। वही चीज है, अब की बार हमने क्या लिया, प्लस चार्ज के करीब लिया था, अब हमने क्या लिया, नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉइंट लिया हुआ, सेम डिस्टेंस पर है। तो क्या पोटेंशियल की वैल्यू यही आएगी, क्या पोटेंशियल की वैल्यू यही आएगी, आंसर है नहीं। पोटेंशियल की वैल्यू आएगी माइनस Kp अपॉन आर स्क्वायर। अब सोचो ऐसा क्यों, नेगेटिव क्यों आई होगी यहां पर। तरीका नंबर 1, यहां पर क्या करो, सेम टू सेम वही चीज करो। यहां पर r प्लस है, यहां पर r माइनस है। r प्लस है इसलिए क्योंकि अब की बार r और a, तो यहां r प्लस से करना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट पर आपको करना पड़ेगा ये डिस्टेंस r माइनस ए,
आर माइनस ए, दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो अपन कैसे देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन, बेसिक से देखेंगे। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसको पर यूनिट चार्ज से उसको चार्ज से डिवाइड कर देंगे, यही पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट का। तो देखो, जब मैं इन्फिनिटी से इस वाले पार्ट की बात करते हैं, पॉजिटिव कैसे आया। पहले मैं क्या करता हूँ, कोई इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट पी पर लेके आऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, हाँ लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव चार्ज पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो मुझे लगानी पड़ेगी। अब ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी पॉइंट पे बात करता हूं मैं, किसी भी जनरल पॉइंट पे बात करता हूं, तो इसकी वजह से एक एफ रिपल्सिव लगेगी और एक एफ अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन खास बात यह है कि एफ रिपल्सिव हमेशा एफ अट्रैक्टिव को डोमिनेट करेगी। मतलब एफ रिपल्सिव का मैग्नीट्यूड एफ अट्रैक्टिव से हमेशा ज्यादा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये चार्ज पी पॉइंट के जाना नजदीक है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगी, और इस केस में आर ज्यादा है, इस केस में आर कम है, इसका मतलब एफ रिपल्सिव डोमिनेट करेगी एफ अट्रैक्टिव को। तो नेट फोर्स कहां आएगी? इस डायरेक्शन में। तो मुझे कहां फोर्स लगानी पड़ेगी? इसके अपोजिट, एफ एक्सटर्नल। तो मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव। यहां से यहां तक वर्क पॉजिटिव आया, और 4 से डिवाइड कर दूंगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव ही आएगा, जो कि आ रहा है। जबकि इस पे क्या होगा, यहां पर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आऊंगा, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं फोर्स देखूं तो एक होगी एफ अट्रैक्टिव और एक होगी एफ रिपल्सिव, और एफ अट्रैक्टिव हमेशा एफ रिपल्सिव को डोमिनेट करेगी। पूछो क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस होगी क्यू की इस पॉइंट से, वो हमेशा प्लस क्यू से कम ही होगी, और डिस्टेंस का मतलब फोर्स ज्यादा। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में हमेशा, एफ दैट इज अट्रैक्टिव। तो मुझे फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी? इसके अपोजिट, एफ एक्सटर्नल। इसका मतलब मेरे को फोर्स इधर लगानी पड़ रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क नेगेटिव, तो पोटेंशियल भी नेगेटिव। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, डायरेक्ट लिख दिया माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस बात को में ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि ये इस पॉइंट को उठा के इक्वेटोरियल पे रख दिया, तो वहां पे पोटेंशियल कितना आएगा उसे देखते हैं। मान लें कि मेरे पास क्या है, ये मेरा माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, ये क्या है? एक्सिस है, और ये क्या है? इक्वेटोरियल है, ठीक है। और मैं चाहता हूं इस इक्वेटोरियल के किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक मुझे पोटेंशियल पता हो, जो कि कहां पर है? स्मॉल r पर, ठीक है। क्या करूंगा? इसकी वजह से पोटेंशियल लिखूंगा, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखूंगा और ऐड कर दूंगा। तो पहले लिखते हैं इसकी वजह से पोटेंशियल, पहले लिखते हैं v ड्यू टू माइनस क्यू। माइनस क्यू की वजह पोटेंशियल क्या लिखेंगे? k चार्ज माइनस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये a है, ये r है, क्या जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर लिखते हैं प्लस क्यू की वजह से v ड्यू टू प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू k चार्ज अपॉन डिस्टेंस विच इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये a है, ये r है, दोनों को जोड़ो दैट इज v नेट एट पॉइंट p दैट इज इक्वल टू k क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब इक्वेटोरियल पे आप कोई भी पॉइंट पकड़ लो, वहां पे पोटेंशियल 0 आएगा। वहां पे क्या आएगा? पोटेंशियल 0 आएगा। यहां पे इसके अलावा कोई भी पॉइंट पे पकड़ लो, यहां पे हमेशा पोटेंशियल कितना आएगा? 0। तो हमें क्या रखना है कि भाई पोटेंशियल एट एक्सिस होता है केपी अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल होता है 0। इसलिए ये वाला पार्ट कैसा होता है? इक्यू पोटेंशियल सरफेस विद 0 पोटेंशियल। दूसरी बात जो आपको नोट करनी है इसमें कि इन केस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 1/r³ से डिक्रीज होती है। एक्सिस पर होती है 2kp अपॉन r³, इक्वेटोरियल पे होती है kp अपॉन r³, जबकि पोटेंशियल जो होता है वो 1/r² से गिरता है, ठीक है। ये बात याद होनी चाहिए। अब इसमें देखिए, ये जो हमने चारों केसेस किए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला पहले 2 केस के लिए और फिर पोटेंशियल निकाला, ये चारों के चारों एक स्पेसिफिक केस है। स्पेसिफिक कैसे?
कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाली, पोटेंशियल यहाँ निकाला, पोटेंशियल यहाँ निकाला, तो हमने ये वाली लाइन कवर कर ली, ये वाली लाइन कवर कर ली। अब बताओ अगर कोई यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो, कह दे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या पोटेंशियल निकालो इस पे, तो कहाँ कैसे निकालोगे? वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो हमने फॉर्मूला याद किया है, KP/R3 वो 2KP/R3 KP/R2, यहाँ पे थोड़ी लगेगा वो, क्योंकि वो तो हमने एक्सेस और इक्वेटोरियल के लिए याद किया है। तो अब देखते हैं कि सबसे जनरल केस, द मोस्ट जनरल केस फॉर डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल के लिए सबसे जनरल केस देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर हमें निकालनी हो जनरली तो कैसे निकालते हैं। पहले अपन सीखते हैं कि सबसे जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। जनरल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे पास ये डाइपोल है, ये मेरे पास -Q है और ये मेरे पास Q है, इनके बीच की दूरी 2a है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, इक्वेटोरियल एक्सिस है मेरी, ये मेरे पास अपनी एक्सिस है और इक्वेटोरियल वाली है। इनमें और इनमें निकालना सीख लिया, लेकिन मान लो अब मुझे निकालना है इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट P पर, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में लिखते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए इस पॉइंट P को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x, y, कैसे लिखेंगे, x, y, x एक्सिस इसकी दूरी और y एक्सिस इसकी दूरी, वो वाला पॉइंट लिख देंगे x, y, तो इसकी पोजीशन पता चल जाएगी हमें, ठीक है। इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूं कि मान लो ये ओरिजिन से ये वाला पॉइंट की डिस्टेंस r है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, r है, और ये x एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, r है, और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। एक्सिस या बोलते हैं डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों मेरे को पता है ना, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं, पूछो कैसे, सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा r sin थीटा और ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, तो ये पॉइंट कितने हो जाएंगे, r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स वाई में ना डील करके मैं r और थीटा के टर्म में लिख देता हूं, तो मैं r और थीटा के टर्म में लिख रहा हूं। तो अब मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करने के कई तरीके हैं मेरे पास। तरीका नंबर 1, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो इस पॉइंट पर, दैट इज KQ/दिस डिस्टेंस का होल स्क्वायर, इसकी वजह से निकाल लो इस पॉइंट पर KQ/दिस डिस्टेंस का होल स्क्वायर, दोनों का ऐड कर दो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। इससे बचने के लिए मैं एक सबसे छोटा मेथड जो इसका है वो हम यूज करेंगे इस तरह से कि देखिए, जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अपन ने क्या करेंगे, ये मेरी r है, इसका डाइपोल मूवमेंट कैसे बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह, कुछ इस तरह से, दैट इज p, ठीक है, यही तो बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह। और चूंकि डाइपोल एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं क्या करता हूं, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट करता हूं। कितने करता हूं, दो कंपोनेंट करता हूं, एक अलोंग दिस लाइन, जिस लाइन पर हमें निकालना है, और एक उस लाइन के परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या करा, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट किए, एक ये वाला और एक ये वाला, एक अलोंग दिस लाइन, इसको क्या बोलेंगे P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर दैट इज P sin थीटा, ठीक है। एक ये डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक कंपोनेंट क्या इसके अलोंग दैट इज P cos थीटा, और ये इसके परपेंडिकुलर दैट इज P sin थीटा। अब जब हमने कंपोनेंट कर लिए तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ कि यहाँ कोई डाइपोल रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था। अब तो इतना याद रखो कि एक डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरह से है और एक डाइपोल मूवमेंट इस तरह से है, ठीक है। और इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखो, तो अगर मैं इस डाइपोल को भूल जाऊं, ये वाले डाइपोल मूवमेंट को भूल जाऊं, सिर्फ ये वाला डाइपोल मूवमेंट देखूं, तो मुझे बताओ इस डाइपोल मूवमेंट की वजह से ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, क्या इसके एक्सेस पे लाई नहीं कर रहा है। अरे ये मेरा डाइपोल है P, तो ये वाला जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इस डाइपोल की वजह से देखूं तो ये वाली लाइन कहां लाई कर रही है, एक्सेस पर, और किसी भी डाइपोल मूवमेंट की वजह से उसके एक्सेस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है। तो मैं बोलूंगा
इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज E1। मैंने क्या बताया था कि किसी भी डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल की डायरेक्शन में होती है। तो इस डाइपोल की वजह से इसके एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी डायरेक्शन में होगी, दैट इज E1। ठीक है, अब इसको भूल जाओ और इसे देखो। जब इस रेड वाले को देखो, इस वाले को देखो, P sin थीटा, तो ये डाइपोल कुछ इस तरह से है और ये वाली लाइन कैसी है, इसके इक्वेटोरियल पर है। कहां पर, इसके इक्वेटोरियल पर। कैसे, देखो ये P है और ये वाला पॉइंट कहां है, इसके परपेंडिकुलर। कहां पर, इसके इक्वेटोरियल पे। और इक्वेटोरियल पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है और इसकी डायरेक्शन ही पता है। डायरेक्शन क्या होती है, इस P के अपोजिट। तो इस P के अपोजिट, दैट इज माई E2। फिर से बताता हूं कैसे किया। मेरे पास यहाँ P था, उसकी वजह से मुझे इस R, थीटा पे कोई पॉइंट P लिया। उस पॉइंट P पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी थी। मैंने क्या करा, इस P के दो कंपोनेंट किए, R cos थीटा इसके अलॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर R sin थीटा, उसे भूल गया। अब मेरे पास सिर्फ ये दो थे। मैंने क्या करा, मैंने बोला कि इस P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे होंगी, इसके एक्सिस पे। और इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इसके अलॉन्ग, P के अलॉन्ग। ठीक है, और ये वो जो P sin थीटा था, इसके लिए कहां था, ये इक्वेटोरियल पे था क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके कहां पे था, ये इक्वेटोरियल पे था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी, इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब मुझे क्या पता है, मुझे E1 भी पता है और E2 भी पता है क्योंकि मुझे डाइपोल के एक्सिस पर इक्वेटोरियल पे लिखना आता है। तो मुझे E1 पता है, दैट E1 दैट इज एट एक्सिस ऑफ P cos थीटा। P cos थीटा डाइपोल मूवमेंट के एक्सिस पर है वो, दैट इज इक्वल्स टू 2K P' अपॉन R क्यूब। यहां पर P' क्या होगा, ये वाला डाइपोल मूवमेंट, दैट इज इक्वल्स टू 2K P cos थीटा अपॉन R क्यूब। ठीक है, सिमिलरली मुझे E2 भी लिखना आता है। E2 दैट इज इक्वेटोरियल ऑफ P sin थीटा and that is equals to K P double dash upon R cube and that is equals to K P sin theta upon R cube। ठीक है, तो मुझे किसी भी, अब इसको याद कर लीजिए, कि कोई भी डाइपोल रखा हुआ है P, उसके किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालना है, जो कि ये पॉइंट P पे निकालना है, जो कि इससे डिस्टेंस R है और डाइपोल से एंगल थीटा बना रहा है। तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो उसके अलॉन्ग होगा उसे बोलेंगे E1 एंड जिसकी वैल्यू होगी कितनी, 2Kp cos थीटा अपॉन R क्यूब। और एक होगा जो उसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज इक्वल टू Kp sin थीटा अपॉन R क्यूब। अब देखिए, इन दोनों का नेट कहीं यहां आएगा, दैट इज E नेट, और ये एंगल को मैंने मान लिया फाई। तो मुझे एक चीज निकालना है, E निकालना है, और ये एंगल फाई कितना होगा वो निकालना है। E कैसे निकालूंगा, इन दोनों का वेक्टर सम, दैट इज E नेट बराबर अंडर रूट ऑफ, ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो E नेट कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 स्क्वायर कितना है, 2Kp cos थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर प्लस Kp sin थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, E नेट बराबर, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास Kp अपॉन R क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। Kp अपॉन R क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब मुझे निकालना है ये थीटा एंगल, फाई एंगल। तो ये फाई के कैसे निकालूंगा, tan फाई, मैं लिखूंगा tan फाई बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, E2 अपॉन E1। E2 क्या है, tan फाई आ गया अपने पास E2 अपॉन E1। E2 कितना है मेरे पास, Kp sin थीटा अपॉन R क्यूब, और E1 कितना है, 2Kp cos थीटा अपॉन R क्यूब। इन दोनों डिवाइड करेंगे तो देखो Kp से Kp कट जाएगा, दोनों में R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा, बचेगा कितना sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा।
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 2। तो रिलेशन कितना आ गया, टेन फाइव बराबर टेन थीटा बाय 2। तो अपन को याद क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई भी हमें डाइपोल मूवमेंट दे रखा हो P और इसके किसी जनरल पॉइंट P पे मुझे निकालना है जो कि एंगल थीटा बना रहा है, डिस्टेंस r है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसके अलॉन्ग होता है जिसकी वैल्यू होती है 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब, एक इसके परपेंडिकुलर होती है दैट इज इक्वल टू kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, और इसकी जो नेट आता है दैट इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा। और जो एंगल बनता है इसका रिजल्टेंट और परपेंडिकुलर के बीच में, रिजल्टेंट ऑफ अलॉन्ग के बीच में, इवन के बीच में, दैट इज फाई, और tan फाई बराबर tan थीटा बाई 2। ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। अब देखते हैं पोटेंशियल कैसे निकालते हैं किसी जनरल पॉइंट पे। पोटेंशियल देखते हैं कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या है अपने पास, डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल कुछ इस तरह से बनेगा, इसकी वैल्यू होगी P, ये मेरे पास इक्वेटोरियल, और मुझे निकालना है इस पॉइंट P पर जो कि यहां से r डिस्टेंस पर है और थीटा एंगल बना रहा है, r कॉमा थीटा, P पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या करूंगा, P के दो कंपोनेंट करूंगा, एक इसके अलॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर, तो इसके कंपोनेंट करूंगा तो यह आ जाएगा P cos थीटा, यह आ जाएगा P sin थीटा। ठीक है, अब देखो एक एक करके देखेंगे, अब इसे भूल जाएंगे, इसे भूल जाओ। अब अपने पास दो डाइपोल रखे हुए हैं, समझो, एक ये इस तरह से डाइपोल रखा हुआ है, एक इस तरह से डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा डाइपोल, इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट दे रखा है तो आप ये समझो डाइपोल ही रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये इस तरह से, इसका मतलब पता है क्या है, एक चार्ज माइनस क्यू है इधर, एक चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, और इसकी डाइपोल की डायरेक्शन कितनी है, ये, दैट इज P cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू Q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस d। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि P cos थीटा की डायरेक्शन ये है तो यहाँ कोई डाइपोल नहीं रखा हुआ है, P cos थीटा की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब डाइपोल कैसा रखा हुआ है, यहाँ निगेटिव है उस तरफ पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या किया अपन ने, इस P के दो कंपोनेंट किए, P cos थीटा P sin थीटा, इसे भूल गए क्योंकि कंपोनेंट कर लिया अपन ने। अच्छा, इस वाले डाइपोल को मूवमेंट को देखें तो ये वाला पॉइंट कहां पर है, उसके एक्सेस पर है। ठीक है, तो पोटेंशियल लिख देंगे V एट एक्सेस बिकॉज ऑफ P cos थीटा, क्या वैल्यू होती है, K P डैश अपॉन R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वहीं ये जो P sin थीटा है, क्या मैं कह सकता हूं इसके इक्वेटोरियल पर है, और किसी भी डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल बिकॉज ऑफ P sin थीटा इज 0। तो नेट पोटेंशियल कितना आ गया मेरे पास, K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, उसे याद कर लेना है। ठीक है, किसी भी डाइपोल P के वजह से किसी पॉइंट पर जो कि उससे r डिस्टेंस पर है, मेक एन एंगल थीटा विद डाइपोल, को पोटेंशियल जो होता है दैट इज इक्वल टू Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब मैं आपको कराता हूं एक क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन आप कर लेते हो तो ये समझ जाना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डाइपोल की वजह से लिखना आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक डाइपोल दे रखा है P, एक डाइपोल P है जो कि कहां पे रखा है, ऑरिजिन की तरफ, ऑरिजिन पे रखा हुआ है, और इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। मतलब वो डाइपोल रखा हुआ है यहां पर, उसकी डायरेक्शन कैसी है, इस डायरेक्शन में, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, डाइपोल रखा हुआ है ऑरिजिन पर, डायरेक्शन है प्लस एक्स की तरफ। ठीक है, दूसरा जो डाइपोल है वो वाई पर रखा हुआ है, दूसरा डाइपोल कहां रखा हुआ है, वाई एक्सिस पर रखा हुआ है, कहां पे, 0,1,0 पर। तो ये कहां पर रखा हुआ है, वाई एक्सिस पर रखा हुआ है, 0,1,0 पर। ठीक है, और डायरेक्शन कहां है इसकी, प्लस वाई एक्सिस की तरफ, प्लस वाई की, मतलब कहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, दैट इज P, और दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो सेम है, PP। फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डाइपोल रखा हुआ है ऑरिजिन पर जिसका डाइपोल मोमेंट P है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। दूसरा डाइपोल रखा हुआ है 0,1,0 पर, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस पर,
जिसका डाइपोल मूवमेंट p है और डायरेक्शन प्लस वाई एक्सिस प्लस वाई है। ठीक है, निकालना क्या है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट 1,0,0। मुझे इस पॉइंट पर निकालनी है 1,0,0। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 1 है मेरे पास और ये वाला भी डिस्टेंस कितना है 1 है। इस पॉइंट पे निकालना है, तो पहले क्या निकालते हैं, सबसे आसान क्वांटिटी दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल आसान इसलिए क्योंकि डायरेक्शन तो होती नहीं है। ठीक है, सीधा मैग्नीट्यूड लिखना है। कैसे करेंगे, देखो अगर हम सबसे पहले देखें भाई निकालना है हमें पोटेंशियल, तो अपन क्या करेंगे, पहले इसकी वजह से निकालेंगे इस पे और इसकी वजह से निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं V1 इसकी वजह से। तो अगर मैं बात करूं ये वाला डाइपोल की वजह से ये पॉइंट कहां पर है, उसके एक्सिस पर है और एक्सिस पर पोटेंशियल निकालना मुझे आता है, दैट इज इक्वल टू KP/R²। दैट इज KP/R² एंड दैट इज इक्वल टू P तो P है और R कितना है 1, दैट इज 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा K/P। अब बात करते हैं इस वाले की वजह से। अब देखो फिर से हमें याद करना पड़ेगा वो जनरल, क्योंकि अब की बार जो P है वहां से ये वाला पॉइंट ना तो इसके एक्सिस पर है और ना ही इसके क्या है इक्वेटोरियल पर है। कहां पर है, किसी जनरल पे है। और वो जनरल कैसे याद किया था अपन ने, किसी डिस्टेंस r पर और किसी एंगल थीटा पर। देखो ये डिस्टेंस r और वो एंगल कहां से नापते थे, डाइपोल की डायरेक्शन से, ये वाला एंगल थीटा। तो डाइपोल इस तरफ है और ये r इस तरफ है, तो ये एंगल थीटा। ठीक है, ये r और ये थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं V2 बराबर KP cos थीटा अपॉन R' स्क्वायर, दिस इज माई R' स्क्वायर। ठीक है, लिख लेते हैं अपन KP cos थीटा, मुझे थीटा निकालना है, बहुत आसान है। ये 1 है, ये 1 है, तो ये एंगल कितना आ गया 45। ये 45 है 90, ये 45, तो ये कितना आ गया 135। 135 आ गया ये एंगल, तो थीटा कितना आ गया 135, तो आ गया कॉस 135 डिग्री डिवाइड बाय R स्क्वायर। R' ये वाला ये 1 तो कितना आ गया √2। ठीक है, √2 का होल स्क्वायर। करते से सॉल्व, दैट इज KP cos 135 कितना होता है -1/√2 एंड दैट इज 2, दैट इज इक्वल टू माइनस KP/2√2। दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास V at 0.1,0,0 दैट इज इक्वल टू KP माइनस KP/2√2। ये आ जाएगा मेरा पोटेंशियल। अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे निकालूंगा, पहले मैं सिर्फ इसकी वजह से लिखूंगा और फिर इसकी वजह से लिखूंगा और दोनों को वेक्टरली ऐड करूंगा, क्योंकि इस बार मुझे डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकालूंगा, सिर्फ इस वाले के लिए, तो दैट इज इक्वल टू E1। सबसे पहले अपन डायरेक्शन लिख लेते हैं। तो बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस किस डायरेक्शन में होगी, P के डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी मेरे पास E1, जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 2KP/R³ दैट इज इक्वल टू 2KP/R1 है। ठीक है, डायरेक्शन कितनी है, किस डायरेक्शन में, I कैप, एक्स के डायरेक्शन में, दैट इज I कैप। तो मेरे पास E1 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है E2, इसकी वजह से निकालना हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, वो जनरल वाला। क्यों, ना तो इसके एक्सिस पर है ना ही इसके इक्वेटोरियल पर है। ठीक है, तो इसकी वजह से निकालते हैं। इसकी वजह से निकालना मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसकी वजह से निकालना हूं तो मैं क्या करूंगा, इसके दो कंपोनेंट कर लूंगा। एक क्या करूंगा, इसके अलोंग दैट इज थीटा दैट इज 45 दैट इज ऑल्सो 45, तो ये क्या आ जाएगा P' मान लेता हूं मैं इसको, और इसके परपेंडिकुलर P'। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से लिखूं मैं, तो देखो कैसे लिखूंगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी, ये इस वाले डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस पॉइंट पर ये एक्सेस इसके एक्सेस पर आएगा
और एक्सेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पी की डायरेक्शन में होती है। तो पी की डायरेक्शन कहाँ है, ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दैट इज E2, इसको मैं बोलता हूँ E2, राइट। अच्छा, ये वाला डाइपोल जो पी डबल डैश है मेरा, क्या है मेरा, पी डबल डैश, इसके लिए कहाँ है, इक्वेटोरियल पर ये पॉइंट, और इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, इसके अपोजिट में, तो इसके अपोजिट में E3 मान लेता हूँ उसे, ठीक है। और इन दोनों को लिख दूंगा मैं और इसके साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं पहले E2, दैट इज E2, ठीक है, E2 लिखता हूं। अब देखो E2 जब मैं लिखूंगा तो E2 ये कितना होगा मेरे पास, K P cos थीटा अपॉन RQ, 2KP cos थीटा अपॉन RQ, यही होगा E2 मेरा, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू 2KP, यही तो वैल्यू थी मेरे पास। एक्सेस पर कैसे और उसके दो कंपोनेंट हुआ करते थे, एक एक्सेस एक परपेंडिकुलर। एक्सेस वाला होता था 2KP cos थीटा अपॉन RQ, तो 2KP cos थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल 135, दैट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन √2 अपॉन RQ, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज √2 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 2KP माइनस अपॉन 2√2 into √2 and that is equals to minus KP अपॉन 2। लेकिन चूंकि हमें जोड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी लिखना है, जिस तरह इसकी डायरेक्शन लिखी है। इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, एक अच्छा काम करते हैं अपन, क्या करते हैं, इस वाले के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक एक्सेस के अलोंग एक वाई एक्सेस के अलोंग, ठीक है। तो देखो ये अपने पास एक्स एक्सेस है, ये पॉइंट जिस पॉइंट पे निकालना है ये हमारे पास E2 है, इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक E2 वाई डायरेक्शन में और एक E2 एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये एंगल कितना है 45, तो ये कितना आ जाएगा E2 साइन थीटा और ये आ जाएगा मेरे पास E2 कॉस थीटा, ये वाले लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्शन के साथ। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा E2 होगा दैट इज इक्वल्स टू E2 साइन थीटा इंटू जे कैप, E2 साइन थीटा इंटू जे कैप प्लस E2 cos थीटा इंटू माइनस आई कैप इंटू माइनस आई कैप, ठीक है। बस मेरे को E2 पता है, ऊपर से निकाल ही लिया, मेरे को थीटा पता है 45, यहां रख दूंगा। E2 कितना है हमारे पास -KP अपॉन 2, साइन थीटा कितना होगा साइन 45 1 अपॉन √2, ठीक है, माइनस E2 KP अपॉन 2 और cos थीटा 1 अपॉन √2, दैट इज आई कैप एंड दैट इज जे कैप, ठीक है। KP अपॉन 2√2 माइनस KP अपॉन 2√2 आई कैप और जे कैप। अब मुझे क्या निकालना है E3, पहले मैं E3 का मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, पहले क्या लिख रहा हूं E3 का मैग्नीट्यूड। तो E3 के मैंने फॉर्मूला याद है मुझे, दैट इज KP साइन थीटा अपॉन RQ, दैट इज इक्वल्स टू KP साइन 135 कितना होता है 1 अपॉन √2 अपॉन RQ √2 का होल क्यूब 2√2, दैट इज इक्वल्स टू KP अपॉन 4, KP अपॉन 4। अब इसकी फिर से हमें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला वेक्टर कहाँ है, इस डायरेक्शन में, ये एंगल कितना है 45, ये एंगल कितना है 45, क्योंकि ये दोनों कैसे थे परपेंडिकुलर थे, ठीक है। तो ये 45 हो गया। अब इसके फिर से दो कंपोनेंट कर लेंगे अपन E3 के, ये वाला कंपोनेंट दैट इज E3x एंड E3y, E3x एंड E3y। अच्छा E3x लिखते हैं, E3x, तो अपन ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पर, दिस इज इक्वल टू E3 cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू E3 sin थीटा, यहां पर लिख देते हैं E3 कैन बी रिटन एज E3 cos थीटा माइनस आई कैप प्लस E3 sin थीटा माइनस जे कैप, क्योंकि E3 कहाँ है cos थीटा एक sin थीटा, ये माइनस में है और ये माइनस में है। E3 की वैल्यू उठा के यहां पर रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू KP अपॉन 4 cos 45, क्योंकि एंगल कितना है 45, तो cos 45 1 अपॉन √2 माइनस आई कैप माइनस KP अपॉन 4 साइन 45 1 अपॉन √2 जे कैप।
तो मेरे को E3 मिल गया वेक्टर में, E2 मिल गया वेक्टर में, E1 मिल गया वेक्टर में। मेरे पास E8 पॉइंट P कैसे लिखूंगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, तीनों वेक्टर को ऐड कर दूंगा। E1 मेरे पास ये लिखा हुआ है, E2 मेरे पास ये लिखा हुआ है, E3 मेरे पास ये लिखा हुआ है। करना क्या है, इन तीनों को जोड़ना है, I वालों को एक साथ रखना है, J वालों को एक साथ रखना है, और K वाला कोई है नहीं, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमने किया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। जब इसी क्वेश्चन को जब भी करें एक बार अपने से खुद ट्राई करें, फिर इसका सोल्यूशन देखें। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब जो है पढ़ना है, उसमें पढ़ना है कि एक डाइपोल मूवमेंट, एक डाइपोल जो है हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा हुआ है तो उस पर कुछ फोर्स लगेगी, उसकी वजह से कुछ टॉर्क लगेगा, कुछ उस पर एनर्जी स्टोर होगी, वो सब हमें निकालना है। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स कपल। दैट इज फोर्स कपल। फोर्स कपल का मतलब क्या होता है, ठीक है। फोर्स कपल का ये मतलब होता है, देखिए जैसे मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर है, मार्कर का कैप अगर मैं खोलना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे दबाऊंगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ असल में, मैं अंगूठे से एक फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ और इस वाली उंगली से एक फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है। अंगूठे से फोर्स इस तरफ और इस वाले से फोर्स इस तरफ, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, बराबर है, ठीक है। मतलब क्या है कि फोर्स कपल का मतलब ये हुआ कि दो फोर्स लगेंगी, इट इज एफ, और एक फोर्स लगेगी मेरे पास एफ। ये वाली, ये ढक्कन है, मेरा ढक्कन खोलना है तो ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ठीक है। इससे क्या है होगा, उसमें रोटेशन आएगा, क्या होगा, उसके सेंटर के अबाउट, इनका कोई सेंटर होगा, उसके बाद क्या होगा, एक रोटेशन आएगा, ठीक है। उसके अबाउट क्या आएगा, रोटेशन आएगा। तो हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि इसमें टॉर्क क्या होगा, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, ठीक है। टॉर्क अभी मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सीधा फॉर्मूला बता दूंगा, क्योंकि जितना समय नहीं है अपने पास समझने के लिए, ठीक है। टॉर्क निकालते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एक फोर्स ले लेंगे, दैट इज एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए कोई भी एक फोर्स ले ली, और इनकी बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनकी बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज आर परपेंडिकुलर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स कपल के लिए टॉर्क कैसे निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये इसलिए बताया क्योंकि जो हमारा डाइपोल है ये भी एक फोर्स कपल की तरह ही बिहेव करने वाला है। कैसे करते हैं, चलिए उसे देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि जब डाइपोल, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल को पहले कहाँ रखेंगे अपन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसके बाद दूसरे केस में पढ़ेंगे जब डाइपोल कहाँ रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, तो देखेगा कैसे, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से होंगे, ई एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइपोल रखते हैं, इसमें डाइपोल रखेंगे तो डाइपोल में एक प्लस वाला पार्ट होगा और एक माइनस वाला पार्ट होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से रखा होगा। ये डाइपोल का सेंटर है, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। इस डाइपोल को अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रख दिया। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस डाइपोल पे F रिजल्टेंट कितना लगेगा। पहला सवाल क्या है, इस डाइपोल, चूंकि डाइपोल है, डाइपोल पे चार्ज है, और चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो कुछ फोर्स लगेगी। मैं जानना चाहता हूं इस पूरे डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो उसे निकालते हैं। देखो ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, Q इंटू ई। ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q इंटू ई। तो मैं जानना चाहता हूं इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है डाइपोल पर। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, एक्सेस के अलोंग की सारी फोर्स जोड़ दो, वाई एक्सेस के अलोंग की सारी फोर्सेस जोड़ दो। वाई एक्सेस में तो कोई फोर्स नहीं है, एक्सेस के अलोंग की सारी फोर्स जोड़ेंगे तो ये फोर्स पॉजिटिव में, ये फोर्स नेगेटिव में, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 0। तो पहला पॉइंट जो आपको याद करना है वो ये है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस डाइपोल पे जो नेट फोर्स होती है, दैट इज नेट रिजल्टेंट फोर्स होती है, वो 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ है कि अगर किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो वो डाइपोल रेस्ट पर रहेगा, मतलब एक्सेलरेट नहीं करेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, ठीक है। इसको उठा के यहां से यहां रख दो, इसी पोजीशन में उठा के यहां रख दो तो वहीं का वहीं बना रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कह सकते हैं अपन लोग स्टेबल
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो समझते होंगे, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां फोर्स जीरो होता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर फोर्स जीरो होता है, ट्रांसलेशन फोर्स जीरो होती है, राइट। अच्छा, और इक्विलिब्रियम भी तीन प्रकार का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। एक बार मैं समझा देता हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहां पर कुछ इस तरह से होता है, एक बॉल यहां पर रखी हुई है, आप बॉल को उठा के यहां रख दो तो क्या होगा, वापस अपनी बॉल इसी पोजीशन पे आ जाएगी, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अनस्टेबल का मतलब ये हुआ कि बॉल ऊपर रखी हुई है, अब की बार अगर बॉल को थोड़ा सा भी हिलाया, बॉल अभी भी रेस्ट पर है, बॉल अभी भी रेस्ट पर है, दोनों में रेस्ट पर है, लेकिन हम इक्विलिब्रियम को स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल को तब डिफाइन करते हैं जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे वापस इसी पोजीशन पे आएगी, इसलिए इसको स्टेबल बोलते हैं। इसको अगर बॉल को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे भाग जाएगी नीचे, इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। और अगर यहां बॉल रखी हुई है, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस है, और अगर धक्का मार दिया तो क्या होगा, कुछ देर बाद रुक जाएगी, अपने आप कुछ देर बाद रुक जाएगी कहीं पर जाके, है, लेकिन इस पोजीशन पे नहीं, दूसरी कोई पोजीशन पे जाके रुक जाएगी, उसको बोलेंगे न्यूट्रल, ठीक है। धक्का मार के कहीं और पहुंच के रुक गई, दैट इज न्यूट्रल। है तीनों इक्विलिब्रियम, लेकिन एक स्टेबल है, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल है। तो ये वाला जो होता है कैसी पोजीशन में रहता है, स्टेबल ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में। ये हमने फोर्स के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं सबसे पहली बात, इस पे लगने वाला टॉर्क। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स कपल है, देखिए ध्यान से, फोर्स कपल है, एक फोर्स ऐसी लग रही है, एक फोर्स ऐसी लग रही है कि उसकी कोई डिस्टेंस है 2a। तो फोर्स कपल कैसे निकालते थे अपन, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, Q इंटू ई, Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, मैंने बोला ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा। अब थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डाइपोल एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डाइपोल एंगल बना रहा है वही एंगल थीटा है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाली पर डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 2a है, ये 2a cos थीटा, 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्यू ई इंटू आर परपेंडिकुलर विच इज 2a sin थीटा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखो, तो मुझे अगेन मैं डाइपोल को Q और 2a के टर्म में ही लिखता हूं, मैं हमेशा डाइपोल को डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखता हूं। तो चार्ज मल्टीप्लाई द डिस्टेंस कितना होता है, डाइपोल मोमेंट, तो ये कितना आ जाएगा, EP sin थीटा, ठीक है। इसको और थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या मैं टॉर्क को, एक तो ये लिख सकता हूं, टॉर्क इक्वल टू EP sin थीटा, एक ये फॉर्मूला है। क्या मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए मैंने P sin थीटा को किसके टर्म में लिख दिया, वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज P क्रॉस E। तो ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क बराबर P क्रॉस E होता है। अब अपन को निकालनी है कि इस डाइपोल जो रखा हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कैसे निकालेंगे, U। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, Q इंटू पोटेंशियल, Q इंटू पोटेंशियल। तो मैंने बोला कि अगर मुझे इसकी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या बोलता हूं कि मान लो कि इस इलेक्ट्रिक की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल V है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड VV है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, VV है, राइट। तो मैंने क्या बोला कि भाई मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं बोलूँगा भाई पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूंगा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। भाई कोई पोटेंशियल यहाँ पे VV है, चार्ज Q है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q इंटू VV। अच्छा, यहाँ चार्ज माइनस Q है, पोटेंशियल VA है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q इंटू VA। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा Q इंटू VV प्लस माइनस Q इंटू VA, ठीक है। यहाँ का चार्ज माइनस Q है, दोनों को लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू Q कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज VV माइनस VA। अपन को क्या निकालना है, बस VV माइनस VA निकल जाए, काम बन जाए। उसके लिए भी एक तरीका मैंने बताया था कि मैंने एक बार आपको बताया था कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अपन को पता है कि पोटेंशियल बराबर माइनस इंटीग्रल E डॉट DL, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, A से लेकर B तक,
ए से लेके बी तक। तो यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे, dv इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ए से बी तक ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। देखने वाली बात यह है कि चूंकि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ई कांस्टेंट है, ई बाहर निकाल लो, दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल माइनस ई डॉट इंटीग्रल ए से बी तक डी एल। अच्छा बताओ, डी एल को अगर मैं ए से बी तक इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट 2a, माइनस ई डॉट 2a। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, एक कॉस थीटा आ जाएगा, और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन दिस डीएल और इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई 2a कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस वी वी माइनस वी है। उठा के ये चीज यहां पर रख देंगे। जब इसको उठा के यहां रखूंगा तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, Q माइनस ई 2a कॉस थीटा। अगेन मैं Q और 2a के टर्म में ही लिखूंगा, मैं पोटेंशियल मोमेंट के टर्म में लिखूंगा, तो Q इंटू 2a क्या हो जाएगा, P, तो उसको लिख दूंगा माइनस ई पी कॉस थीटा। इससे हमें याद कर लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो वो होती है माइनस ई पी कॉस थीटा, या फिर माइनस ई माइनस पी डॉट ई। इसको भी याद करना है, माइनस पी डॉट ई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं अपन, देखो पहली बात तो यू स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ऑब्वियस बात है ये स्केलर ही आना चाहिए, और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, दैट इज पी डॉट ई, मतलब पी कॉस थीटा माइनस। ठीक है, तो क्या रखना है कि टॉर्क जो होता है वो होता है पी क्रॉस ई, टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। ये दोनों चीज हमें, हम लोग ने क्या देख लिया, हम लोग को ये याद हो गया कि टॉर्क जो होता है दैट इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज माइनस पी डॉट ई। ठीक है, अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डाइपोल हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल रखा हुआ है, अभी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है क्या, नहीं है, तो डाइपोल हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं इसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाऊं। मतलब ये डाइपोल कैसी कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन रोटेट होगा, ये इस डायरेक्शन रोटेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, डाइपोल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा क्यों करता है भाई, हर कोई किसी डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो डेफिनेटली वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां ज्यादा स्टेबल है, यहां के कंपैरिजन में ये यहां पर ज्यादा स्टेबल है। आप पूछो क्यों, इसलिए क्योंकि भाई स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है कोई भी बॉडी तभी स्टेबल कहलाएगी जब उस पर फोर्स भी जीरो हो और टॉर्क भी जीरो हो, फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। अब देखो इस केस में फोर्स तो जीरो थी, फोर्स तो हर केस में जीरो है, ठीक है, तो ये तो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इस केस में टॉर्क जीरो नहीं है। अभी हमने निकाल के देखा था पी क्रॉस, टॉर्क जीरो कब होगा, जब पीई साइन थीटा होगा, तो थीटा या तो जीरो हो या तो 180 डिग्री हो, थीटा या तो जीरो हो या तो 180 डिग्री हो। अगर जीरो हो गया तो कैसी डायरेक्शन में हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। तो हमेशा हमेशा जो डाइपोल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है। अच्छा, अलाइन अभी दो तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल का मूवमेंट हो जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डाइपोल मूवमेंट हो जाए पी, दोनों तरीके से अलाइन हो गया। डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों के दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि फोर्स तो तब भी पहले जीरो थी और टॉर्क अभी जीरो हो गया क्योंकि थीटा जीरो हो गया यहाँ पर, थीटा बराबर जीरो यहाँ पर और यहाँ थीटा बराबर 180 डिग्री, तो दोनों के दोनों इस समय जो है इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ऊपर वाला जो है ना, ये जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कैसे में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। पूछो क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ टिल्ट कर दूं थीटा डी थीटा से, अगर मैं डी थीटा से टिल्ट कर दूं तो क्या होगा, ये वापस से
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। पूछो क्यों, क्योंकि अगर मैं इस वाले को थोड़ा सा भी खिसका दूं थीटा एंगल से तो क्या होगा, इस पे टॉर्क लगेगा, कैसा, ये इधर ये इधर, तो ये ऐसा घूम जाएगा और वापस से ऊपर वाली पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर 0 पे इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल। और थीटा बराबर 180 पे इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन कैसा होता है, अनस्टेबल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बार देख लो, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी तो बात ही नहीं की। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम होती है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ था जो उसकी डायरेक्शन में अलाइन था, ठीक है। मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस डाइपोल को उल्टा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो मुझे बताना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे कितना वर्क करेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। हम बोलेंगे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन वर्क कर रहा है, मैंने उठा के घुमाया तो वर्क डन बाय मी, दैट इज एक्सटर्नल, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखें तो इनिशियली भी रेस्ट पर था और फाइनली भी रेस्ट पर था। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल भी 0, तो चेंज इन काइनेटिक कितना, 0। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। तो मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल मिल जाए तो मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक निकाल सकता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, जब हम लोग बिल्कुल बेसिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने बेसिक बताया था आपको हमेशा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज कैसा लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है, फाइनली माइनस इनिशियल, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू बराबर माइनस पी डॉट ई, दैट इज माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। तो फाइनली देखें तो पी ई कॉस 180, यहाँ पर एंगल कितना है, 180 बना रहा है, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में। यहाँ पर एंगल कितना है, 0, ठीक है। तो माइनस पी कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, -1, तो कितना हो जाएगा, प्लस पी, और माइनस पी कॉस 0, माइनस पी, दैट इज इक्वल्स टू 2p। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, -2p, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मान लो इसी डाइपोल को अपन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ रहे हैं आप, नॉन यूनिफॉर्म दो तरीके से हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, ठीक है ना, और या तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो, और या तो दोनों चेंज हो रहे हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन जो हमें इस समय जो पढ़ना है इसमें डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। अब अपन को निकालना है फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन कैसी नॉन यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन वाइज तो सेम रहेंगी लेकिन मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो रहा होगा। मतलब कि मान लो ये मेरे पास डाइपोल है, ये मेरे पास माइनस क्यू है और ये मेरे पास प्लस क्यू है, ठीक है। ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इसका। तो बोल देते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ठीक है। तो इस पे फोर्स क्या लगेगी, माइनस वाले पे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज माइनस क्यू, दैट इज क्यू इंटू E1, इसे फोर्स लगेगी। और अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं dr, ठीक है। मैंने बोला माइनस क्यू यहाँ रखा हुआ है, प्लस क्यू कहाँ रखा हुआ है, ऐसे dr डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इस पे फोर्स कैसे लगेगी, ऊपर की तरफ, दैट इज इक्वल टू Q2 इंटू E2, ठीक है। ये मेरे पास Q है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो फोर्स कितनी लगेगी, Q इंटू E1, और ये मेरे पास कैपिटल Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो फोर्स लगेगी इस पे Q इंटू E2, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग यूनिफॉर्म में पढ़ते थे उसमें क्या होता था, फोर्स दोनों की दोनों फोर्स बराबर होती थी। इस पे भी कितना होता, Q इंटू ई, और दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाता था। लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ऑब्वियस बात है फोर्स कुछ ना कुछ आएगी। तो कितनी फोर्स आएगी, तो F रिजल्टेंट बराबर QE2 माइनस QE1, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया अपन, दैट इज इक्वल्स टू QE2 माइनस E1।
मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ dr से मल्टीप्लाई करता हूँ, dr से डिवाइड कर देता हूँ। dr से मल्टीप्लाई किया, dr से डिवाइड कर दिया, then that become f that is equals to q dr। अच्छा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चेंज होगी, बहुत छोटी चेंज हुई होगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई माइनस डेल्टा ई, बहुत छोटा सा चेंज आया इन दोनों में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई माइनस डेल्टा ई। तो अगर मैं देखूं तो असल में इसमें चेंज कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, डेल्टा ई का चेंज आया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा ई डिवाइड बाय डेल्टा आर। अच्छा, अगेन मैं चार्ज के टर्म में नहीं लिखता हूं, मैं मोमेंट के टर्म में लिखता हूं। तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं यहां से फोर्स लिख दूंगा F बराबर P डेल्टा ई बाय डेल्टा आर। और इसको मुझे क्या करना है, याद कर लेना है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से है, इसकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, अलोंग दी डाइपोल जैसे जा रहे हैं, तो उसमें जो फोर्स लगती है दैट इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा ई बाय डेल्टा आर। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, उसे देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में अगर डाइपोल रखा हो तो उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उस पर। देखो, मान लो कि कोई मेरे पास पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर मेरे पास एक डाइपोल रखा हुआ है P। क्या रखा हुआ है, डाइपोल P रखा हुआ है P। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल P ड्यू टू प्लस Q। इस Q की वजह से इस P पे क्या फोर्स लगेगी ये हमें बताना है। तो पहले समझते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं। तो देखो, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कुछ इस तरह से निकलेंगी, इस तरह से निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन कैसी है, सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 1/r² से गिरती है, मतलब यहाँ का मैग्नीट्यूड, यहाँ का मैग्नीट्यूड, यहाँ का मैग्नीट्यूड अलग 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 होगा। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स निकालनी है इस डाइपोल पे जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में निकला है तो कैसे लिखते हैं, फोर्स बराबर P डेल्टा ई बाय डेल्टा आर। ठीक है, दैट इज P तो कांस्टेंट है, E को लिखें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी बाय डी आर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू P के क्यू डेल्टा अपॉन डेल्टा आर ऑफ 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -1/r, नहीं, माइनस 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r की पावर -2 दैट इज इक्वल टू -2 r की पावर -3। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आएगा दैट इज इक्वल टू -2p के क्यू अपॉन आर क्यू। तो ये इस पे लगेगी फोर्स, इस डाइपोल पे ये फोर्स लगेगी। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि फोर्स तो ठीक है ये लग रही है, लेकिन नेगेटिव क्यों आया। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि इस डाइपोल पे फोर्स लगेगी दैट इज F अट्रैक्टिव। इस डाइपोल पे फोर्स कैसे लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 2kp थीटा अपॉन आर क्यू, 2kp क्यू अपॉन आर क्यू। ठीक है, अब समझते हैं इस पे अट्रैक्टिव ही क्यों लगी। तो देखो, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब डाइपोल की मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस क्यों रहा होगा, यहाँ पे प्लस क्यों रहा होगा। ठीक है, इसकी वजह से इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगी अट्रैक्टिव, और इसकी वजह से इस पे फोर्स रिपल्सिव होगी इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ अट्रैक्टिव ज्यादा होगी रिपल्सिव ज्यादा होगी, तो अट्रैक्टिव ज्यादा होगी। क्यों, अट्रैक्टिव ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है और इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी, और अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी तो नेट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में। इसी में कई बार एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू डाइपोल, इस डाइपोल की वजह से इस कैपिटल क्यू पे कितनी फोर्स लग रही होगी। तो कैसे करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना फोर्स प्लस क्यू इस डाइपोल पे लगा रहा होगा उतना ही ये डाइपोल इस पे लगा रहा होगा, तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी, दैट इज इक्वल टू 2p के क्यू अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये फोर्स लगेगी, और डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली।
सही है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी वजह से देखें तो माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से फोर्स ऐसी, प्लस क्यू और प्लस क्यू की वजह से फोर्स ऐसी, लेकिन चलेगी किसकी? माइनस क्यू की, क्योंकि ये डिस्टेंस छोटी है तो फोर्स इस डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास क्या है, एक रिंग है जिस पे टोटल चार्ज प्लस क्यू है और इस रिंग की रेडियस कैपिटल आर है। इस रिंग के सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लिया और यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया पी, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन ये है। मुझे बतानी है कि फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से इस रिंग पे फोर्स निकालनी है। कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है, इस पर फोर्स निकालनी है। तो पहले निकालते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, इस रिंग की वजह से इस पर फोर्स। तो F बराबर P डेल्टा ई बाई डेल्टा आर इंटू ई, ठीक है। F बराबर P, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, दैट इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ रख देंगे डी बाई डी आर ऑफ के क्यू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या कर देंगे, के क्यू बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी आर, विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएट जो करेंगे उसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू रिंग। जो रिंग डाइपोल में फोर्स लगेगी ये वो आएगी फोर्स। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, फोर्स और रिंग ड्यू टू डाइपोल। हमें रिंग पे फोर्स निकालनी, तो क्या आएगा, जो भी ये आंसर आया, मान लो ये आंसर आया एफ, तो उसका माइनस एफ लिख देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज जो भी इसमें फोर्स लगेगी उसकी अपोजिट फोर्स पे लगेगी, न्यूटन थर्ड लॉ। अब बढ़ते हैं आगे आगे। कुछ इस तरह से है कि एक मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, रेडियस आर है, और इस सेमी सर्कुलर रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, जो इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये इसका सेंटर है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, थीटा इस तरह से वेरी कर रहा है, तो जो इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, हमें बताना है इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। अब पहले तो लोग यही नहीं समझ पाते इस पे डाइपोल मूवमेंट कैसे आएगा, या ये डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करेगा। तो पहले इसका समझते हैं कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है इसका क्या मतलब है। देखो, अगर मैं थीटा बराबर 0 पे आऊंगा तो यहाँ थीटा बराबर 0 रखूंगा तो ये लैम्डा नॉट आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू बढ़ाऊंगा क्या मैं कह सकता हूँ ये जो चीज़ है थीटा, कॉस थीटा, वो घटेगा। कॉस थीटा घटेगा तो लैम्डा नॉट भी घटेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ प्लस चार्ज था बहुत सारा, यहाँ बहुत सारा प्लस चार्ज था। अब प्लस चार्ज थोड़ा कम होना स्टार्ट किया और यहाँ पे आके 0 हो गया। ठीक है, और फिर जब ये 90 से ज़्यादा होगा तो कॉस 90 से ज़्यादा होगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस वाले एरिया में पूरे में कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर से 90 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो थोड़ा नेगेटिव होगा, और बढ़ेगा तो और नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा, और यहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा नॉट। तो ये समझो, अगर मैं इसके कोई भी दो वर्टिकल अपोजिट पार्ट लेता हूँ, कोई भी दो अपोजिट, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये कैसा ये क्या डाइपोल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। ये माइनस लैम्डा नॉट है यहाँ पर लैम्डा नॉट है। तो कोई भी अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ, ये दो पॉइंट ले लेता हूँ, तो यहाँ भी डाइपोल बनेगा, यहाँ भी डाइपोल बनेगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव यहाँ चार्ज होता है नेगेटिव, जितना पॉजिटिव यहाँ होता है नेगेटिव, जितना पॉजिटिव यहाँ होता है नेगेटिव। तो ये क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल बन रहा है, और इसका हमें नेट डाइपोल मूवमेंट लिखना है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय द सेपरेशन। चार्ज को उनके सेपरेशन मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक जनरल डाइपोल लेता हूँ, कोई भी। तो मान लो मैंने ये वाला डाइपोल ले लिया, ये दो वाला। ठीक है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो डायरेक्शन कैसी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस डाइपोल का चार्ज लिखना है। तो चार्ज कैसे लूँगा, ये एंगल थीटा है, मैं डी थीटा बजा के ये वाला पार्ट ले लूँगा, यहाँ का चार्ज ले लूँगा डी थीटा। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस आर है, एंगल डी थीटा, तो ये आ जाएगा आर डी थीटा। ठीक है, तो चार्ज कैसे लिखूंगा मैं, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है अपने पास, लैम्डा। तो इस वाली लेंथ में कितना होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अच्छा, लैम्डा कितना है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। सही है, ये मेरे पास डी क्यू आ गया।
इसको मैं यहाँ उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो स्मॉल डाइपोल मूवमेंट बराबर डी क्यू विच इज लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा। ठीक है, अब बचा क्या है, डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस ये वाली, बहुत आसान है। ये कैपिटल आर है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा है तो उतनी ये भी हो गया आर कॉस थीटा, तो ये तो पूरा कितना हो जाएगा 2 आर कॉस थीटा, तो जाएगा 2 आर कॉस थीटा। टीपी बराबर लैम्डा नॉट आर स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है अपन को 0 से लेके p तक। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेकर 90 तक। अब आप सोचोगे कि 180 तक क्यों नहीं हो गया, एंगल तो 180 तक जा सकता था। 180 तक इसलिए नहीं क्योंकि भाई डाइपोल जो है प्लस माइनस दोनों से मिलकर बनता है, और एक समय पे हम एक ही को देखेंगे, तो या तो आप ये वाला एंगल ले लो या तो यहाँ से यहाँ वाला देख लो, क्योंकि अगर आप ये वाला एंगल लोगे तो ये वाला पार्ट भी आ गया उसमें और ये वाला पार्ट भी आ गया, क्योंकि यही तो डाइपोल है। तो अपन को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, आई थिंक ये आप पे हो जाएगा और ये आपका नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे लगता ही नहीं डाइपोल है लेकिन डाइपोल होता है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। वहाँ पे हमें कंडक्टर को पढ़ना है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वहाँ पर देखना है और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।